तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो लगातार आपके बीच में सिलेबस प्रोवाइड करने का सिलसिला जारी है। सिलेबस प्रोवाइड करने के बाद आपके बीच में बेहतर तरीके से इसके इस सिलेबस के अंतर्गत जो भी कंटेंट आएंगे उसको हम प्रोवाइड करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप सभी से मैं पूछना चाहूंगा कि क्या चैनल के माध्यम से जो भी वीडियोस आपके बीच में प्रोवाइड किया जा रहा है क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहां देख सकते हैं गणित मींस मैथमेटिक्स का एक बेहतरीन सिलसिला आपके बीच में है। सिलेबस समझ लो। मैं आपको बताना चाहूंगा आपके फर्स्ट सेमेस्टर की संपूर्ण बुक्स आपके लिए उपलब्ध है। ठीक है, अगर आपको बुक की जरूरत है तो आप दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर 9452331053 पर आप हमसे संपर्क करेंगे। आपके लिए मैं सारी बुक उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, बाय पोस्ट। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, यूपी वालों के लिए तो बेस्ट है, यूपी वाले तो खरीद सकते हैं, लेकिन अदर स्टेट में ये बुक आपको नहीं मिल पाएगी। अगर बुक की जरूरत है, ठीक है, नीड है, तो आप बिल्कुल संपर्क करिएगा। ऊपर नंबर आपके बीच में दिया जा रहा है। ठीक है, चलिएगा। यहाँ मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर आपके बीच में देख सकते हैं, विषय सूची, जो कि भैया इसका पेपर जो है आपके बीच में 25 नंबर का होता है, समय 1 घंटे का होता है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या कुछ आपको पढ़ने की जरूरत है ये बेहतर तरीके से आप देख लीजिए। ठीक है, कहा जा रहा देखिएगा गणित शिक्षण के उद्देश्य तथा दैनिक जीवन में महत्व। ठीक है भाई, गणित ये जो पहला चैप्टर आपके बीच में रखा जाता है, हम 3 चीजों का सिलेबस, एक तो साइंस का दे दिए हैं, एजुकेशन फर्स्ट एंड सेकंड पेपर दे दिए हैं, है ना। तीनों सिलेबस को आपने देखा है, तो ये जो पहला चैप्टर होता है आपके दैनिक जीवन से वो कोरिलेट करते हुए चीजें बताई जाती हैं, है ना। देख सकते हैं गणित शिक्षण के उद्देश्य दैनिक जीवन में महत्व। गणित शिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत गणित की उपयोगिता का उद्देश्य क्या हो सकता है। अनुशासनात्मक जो है यह अनुशासनात्मक उपयोगिता का उद्देश्य, है ना। सांस्कृतिक संरक्षण का उद्देश्य, मानसिक और बौद्धिक विकास का उद्देश्य, आनंद प्राप्ति के उद्देश्य, अन्य विषयों से संबंध का उद्देश्य, गणित शिक्षण के प्राप्त उद्देश्य मीन्स इसके अंतर्गत ज्ञान, दूसरा समझ, तीसरा प्रयोग, दक्षता अथवा चातुर्य और रुचि, दृष्टिकोण एवं प्रशंसा, व्यक्तित्व उद्देश्य एवं प्राप्य उद्देश्यों में अंतर, गणित शिक्षण के सामान्य उद्देश्य, गणित शिक्षण का महत्व, ये पहले चैप्टर के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, अब इसमें करना क्या है ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको पहले चैप्टर में तनिक भी दिमाग नहीं लगाना है ना। वैसे पहले चैप्टर से आपके बीच में क्वेश्चंस तो आते नहीं हैं, है ना, लेकिन अगर रेयर केस में आ जाते हैं फिर भी मैं आपको बीच में पढ़ाऊंगा, इस चीज को मैं छोड़ूंगा नहीं किसी भी चीज को, है ना। भाई दैनिक जीवन में गणित की उपयोगिता कहाँ होती है। आप सब्जी लेने गए, वहां भी गणित की जरूरत पड़ती है। 10 रुपया धनिया लिए, 20 रुपया टमाटर लिए, आलू लिए, बैगन लिए, है ना, जरूरत पड़ती है जोड़ने घटाने की। आप घर में भी रहते हैं तब भी जरूरत पड़ती है मैथमेटिक्स की। यानी हर परग, हर कदम कदम पर आप एक परग चलते हैं तो वहां पर भी गणित की जरूरत पड़ती है ना। और नीचे दूसरा देख सकते हैं संख्या। अब यहां से आपके जो है क्वेश्चंस की संख्याएं शुरू होती हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन कहां से कैसे आते हैं, है ना। देखिएगा दूसरा चैप्टर आपके बीच में दिया जा रहा है, देख सकते हैं संख्या तथा संख्यानात्मक का बोध, अंकों का ज्ञान तथा स्थानीय मान। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, बेहतर तरीके से बताऊंगा। ठीक है, देख सकते हैं 3 अंकों की संख्या तथा अंकों का ज्ञान। ठीक है, 3 अंकों की संख्या तथा अंकों का ज्ञान आपको पढ़ना है। संख्या किसको कहते हैं, संख्यांक किसे कहते हैं, और सबसे बड़ी चीज आपको रोमन संख्या सारणी पढ़नी है, जो कि आप इस तरह से पढ़ते हैं, 1 है, 2 है। ठीक है, यानी रोमन अंक के बारे में आपको पढ़ने की जरूरत है ना। अगला देख सकते हैं रोमन संख्या सारणी, स्थानीय मान पढ़ना, प्लेस वैल्यू, उदाहरण सहित, और प्राकृतिक संख्या। ठीक है, पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्याएं, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं और भाज्यता की जांच। ये इसमें जो है अगर मेरे हिसाब से आप मैथमेटिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट का नॉलेज रखते हैं, ठीक है, तो ये पहला चैप्टर आपके बीच में हलवा लगेगा।
है ना। समस्या उनके लिए होगी जो मैथ से कभी उनका पाला नहीं पड़ा होगा। लेकिन मैं दावा करता हूं जितने आसान तरीके में मैं यहां बोल रहा हूं उतने आसान तरीके में मैं आपके बीच में समझाने का भी प्रयास करूंगा। ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है, हर चीज का दावा है, हर चीज का चैलेंज है, मैं आपके बीच में समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन एक चीज मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि भैया अगर आप डीएलएड में एडमिशन ले लिए हैं तो आप बुक को परचेज जरूर कर लीजिएगा, बिना किताब की पढ़ाई नहीं होती भैया, है ना। बाकी आपकी मर्जी, पढ़ना आपको है ना। अब यहाँ देखिएगा, अब ऊपर की चीजें तो कुछ आपके मन में आ रहा होगा कि आखिरकार हमको स्थानीय मान आता है, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू भी आती है, स्थानीय मान जातीय मान भी होता है ना। हम भाज्य संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहेंगे, पूर्णांक किसे कहेंगे, परिमेय संख्या अपरिमेय, ये सारी चीजें आसान है यार, ये यूपी टेट तक के आपके सिलेबस को कवर करते हैं, है ना। परिमेय संख्या यूपी टेट में भी पूछी जाती है, रैशनल एंड इरेशनल नंबर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब सारी चीजें आपके बीच में यूपी टेट में भी पूछा जाता है ना। इसको आप भैया नजरअंदाज मत करिएगा, अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायी आप खुद होंगे, मेरा क्या, मुझे तो पढ़ाकर निकल जाना है ना। आगे चलिएगा, गुणा तथा भाग की संकल्पना, आपको गुणा भाग पढ़ना है यार। ठीक है, अब बताओ इतने आसान सिलेबस में आप घबरा रहे थे कि भैया हमारा मैथ कमजोर है, हम कैसे क्या करेंगे, है ना। देखिएगा, कहा जा रहा है गुणा भाग की संकल्पना, गुणा के क्रियात्मक प्रश्न, पूर्ण संख्या में प्रगुण के, गुणा के प्रगुण। अब थोड़ा सा यहाँ आपको देखने पर ये जरूर लग रहा, अरे यार ये चीज हमने कभी पढ़ा नहीं है, हम कैसे पढ़ेंगे। अभी तो यार ये सिलेबस है, अभी तो पूरी सीन हमारी बाकी है। ठीक है, अभी तो हमारी शुरुआत है अभी। ठीक है, शुरुआत बिल्कुल आसान तरीकों में हम करेंगे, आपको ले चलेंगे। ठीक है भाई, जो आपको नहीं आएगा उसके बारे में बताएंगे, मैं आपको घबरा नहीं रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूं, नहीं भाई। अभी तो पहले तो आसान तरीके से आप सीखेंगे ना, बाद में जो कठिन चीजें होती है उसको भी आपको देखना है। ठीक है, चलेगा। गुणन का संवरक प्रगुण है, गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण है, शून्य का गुणन गुण है, गुणनफल का तत्समक अव्यय है, गुणन का संक्रिया का साहचर। ये सारी चीजें अगर आप मैथ को नहीं पढ़े होंगे भैया ना, तो बड़ा अटपट लग रहा होगा आपको पढ़ने में, आखिरकार ये साहचर्य प्रगुण क्या है, तत्समक अव्यय क्या होता है, गुणन संक्रिया का योगफल वितरण प्रगुण क्या होता है। ठीक है, गुणन संक्रिया का घटाने पर वितरण प्रगुण क्या होता है। ये सारी चीजें आपको काफी टफ लग रहे होंगे, लेकिन यार जितना यहाँ पढ़ने में टफ है उतना क्वेश्चन आसान आता है। ठीक है, आगे देखेगा, गुणन संक्रिया के घटाने पर वितरण प्रगुण। ठीक है, यहाँ आपको इसमें कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, आसान तरीके में अगर आपको जोड़ घटाव गुणा भाग आता है तो आप पार हैं, है ना। संवरक प्रगुण है, परीक्षण शून्य से पूर्ण संख्याओं में भाग का परीक्षण, और देख सकते हैं पूर्ण संख्याओं में से जो है एक भाग का परीक्षण, शून्य से किसी शून्योत्तर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण किसी शून्योत्तर पूर्ण संख्या में जो है उसी शून्योत्तर पूर्ण संख्याओं से भाग का परीक्षण। ये सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, आगे अगर इसी के क्रम में हम कहें, देखते हैं नीचे क्या आ रहा है, नीचे कुछ है कि नहीं है, नीचे अब नहीं कुछ भैया। ठीक है, दूसरा आप देख सकते हैं सेम उसी तरह से, अभी तक आपने जोड़ को पढ़ा, गुणा को पढ़ा, घटाव को पढ़ा, है ना। सम संख्या, विषम संख्या, इवन और, ये सब सारी चीजें आसान तरीके से पढ़ा। अब यहाँ पर फ्रैक्शंस की कुछ संकल्पना आपके बीच में आ रही है। ठीक है, फ्रैक्शन के बारे में आप देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। हम पढ़ेंगे साधारण भिन्न किसे कहेंगे, सम भिन्न, विषम भिन्न, मिश्र भिन्न, सजातीय भिन्न, विजातीय भिन्न, समतुल्य भिन्न, भिन्नात्मक संख्याओं पर संक्रियाएं, भिन्नों का योग, भिन्नों का अंतर, भिन्नों का गुणा करना और भिन्न में भिन्न से भाग देना। अब यहाँ पर आपको सम भिन्न, विषम भिन्न पढ़ना है। ठीक है, कौन भिन्न छोटी है, कौन भिन्न बड़ी है, ये पढ़ना है। अब इतने आसान, अभी तक तो ऊपर का जितना सिलेबस मैंने आपको बताया बहुत आसान है यार। ठीक है, अब कुछ भी नहीं है, अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे ना तो आप वैसे भी सारी चीजें कर डालेंगे, है ना। आगे देख सकते हैं दशमलव संख्या की अवधारणा। अब यहाँ पर डेसिमल नंबर आपको पढ़ना है, दशमलव संख्या की अवधारणा, दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान तथा गणितीय संक्रियाएं। मेंस अब आपको यहां से पढ़ने की जरूरत है जो है बीजगणित, है ना। देखिएगा, दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान। भाई अभी आपने प्लेस वैल्यू को पढ़ा था, लेकिन वो साधारण अंक पढ़ा था, जैसे
325 का हम कहें कि स्थानीय मान। लेकिन अब यहाँ पर दशमलव संख्या का स्थानीय मान 3.25 का स्थानीय मान कैसे आप निकालेंगे, इस तरह से पढ़ने की जरूरत है। दशमलव संख्या दशमलव को भिन्न के रूप में लिखना, दशमलव संख्याओं की गणितीय संक्रियाएं, दशमलव संख्याओं को जोड़ना एवं घटाना, दशमलव संख्याओं का गुणा करना एवं भाग करना, इसके बारे में आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। अगला देख सकते हैं महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त की अवधारणा, यानी एलसीएम एंड एचसीएफ को पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो आप चैनल पर बने रहिएगा। इसी तरह से आपको बेहतर तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिएगा कहा जा रहा है महत्तम समापवर्त। ठीक है, अब यहां देखिएगा अपवर्तक किसे कहेंगे, अपवर्तक किसे, समापवर्त तथा समापवर्त। ठीक है, चार की चारों चीजें आपको इक्वल लग रहा होगा। ठीक है, कि अपवर्तक, अपवर्त, समापवर्तक, समापवर्त। ठीक है, माइन्यूट सा डिफरेंस है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, इसमें अंतर है भैया, तभी अलग अलग चीजें लिखी गई हैं, है ना, मैं आपको बताऊंगा। आगे देख सकते हैं अपवर्तक क्या है, समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक ज्ञात करने की विधियां कौन सी हो सकती है। विधियों के अंतर्गत गुणनखंड विधि है, गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना, भाग विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना, अपवर्तक इसी को हम गुणज भी कहते हैं। ठीक है, समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की विधियां अभाज्य गुणनखंडों द्वारा लसप मींस एलसीएम ज्ञात करना और भाग विधि से लस ज्ञात करना, मस तथा लस में संबंध। ठीक है, यानी एलसीएम एंड एचसीएफ में क्या संबंध होता है, आगे भाज्य अभाज्य संख्या किसे कहेंगे और भाज्य संख्याएं हम किसे कहेंगे, ये पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, आपके मन में जरूर आ रहा होगा भैया थोड़ा सा आप बताते हुए चलिए, लेकिन नो अभी नहीं भैया। ठीक है, थोड़ा सा आप वेट करो। ठीक है, अब पहले में से आपके मन में आने लगे कि भैया अभी से बता दीजिए, तो यार ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप एक एक चीजों को पढ़ते हुए चलेंगे तब जाके मजा आएगा। अगर हम अब यहीं से सारी चीजें बता देंगे, आप पहले की चीजें जानेंगे नहीं, और लास्ट में एक होता नहीं कि पहले आप पहली सीढ़ी पर चढ़े नहीं और आप लास्ट वाले पर कैसे जाएंगे, है ना, ये संभव नहीं है। तो आप धीरे धीरे करके एक एक चीजों को समझिए, एक एक चीजों को जानिए, मजा तब आएगा, है ना। अब यहां देख लीजिएगा प्रतिशत का अर्थ तथा संकेत एवं प्रशिक्षण प्रतिशत ज्ञात करना। अब देखिएगा प्रतिशत का अर्थ एवं परिभाषा क्या होती है। ठीक है, हम प्रतिशतता किसे कहते हैं। अगला कुछ विशिष्ट प्रक्रियाएं, प्रतिशत को लघुत्तम भिन्न में बदलना, प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना, साधारण भिन्न को प्रतिशत के रूप में लिखना, साधारण भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलना, किसी राशि का एक निश्चित प्रतिशत निकालना, दर प्रतिशत तथा प्रतिशत मान ज्ञात होने पर मूल राशि को ज्ञात करना, किसी राशि का किसी अन्य राशि के साथ जो है प्रतिशत निकालना, इसके बारे में, परसेंटेज के बारे में आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आपके मन में जरूर आ रहा होगा भैया थोड़ा थोड़ा आप बताते चले, लेकिन नहीं भैया अभी ये संभव नहीं है ना। अगला देखिएगा आपके बीच में अवर्गीकृत आंकड़ों का पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, पाई ग्राफ द्वारा निरूपण। ठीक है, ये भी आपके बीच में आता है। कहा जा रहा है अवर्गीकृत आंकड़ों का अर्थ चित्रों द्वारा, आलेखन द्वारा निरूपण, आंकड़ों का चित्रों एवं आलेखनों द्वारा प्रस्तुतिकरण के लाभ, दोष, चित्रों की सीमाएं, अवर्गीकृत आंकड़े, वर्गीकृत आंकड़े, चित्रलेख, प्रदर्शन अथवा पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ बनाना, दंड, चित्र, वृत्तरेख, पाई चार्ट। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे देख सकते हैं सजातीय तथा विजातीय बीजगणित। अब यहाँ अच्छा, इसके पहले जो मैंने बताया वो बीजगणित नहीं था यार। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर बीजगणित सजातीय व्यंजक, विजातीय व्यंजक, यानी एक्स वाई जेड, ये सब जो चीजें पढ़ते हैं, है ना। अब यहाँ देखिएगा विजातीय व्यंजक, बीजीय गणित व्यंजक, बीजीय व्यंजक की अवधारणा, विजातीय व्यंजकों को जोड़ना, ये आपके 9th वाले चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा, है ना। अब 10वां देखिएगा तल, तलखंड, बिंदु, रेखा, वक्र, रेखाखंड, किरण तथा कोण की संकल्पना, है ना। देखिएगा तल तथा तलखंड क्या होता है, बिंदु क्या होती है, रेखा, रेखाओं के प्रकार। ठीक है, एक तो सीधी रेखा है, एक वक्र रेखा है, क्षैतिज रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा है, समांतर रेखा है, असमांतर रेखा है, तिर्यक रेखा है,
समतल बिंदु, रेखा तथा तल की कुछ विशेषताएं, वक्र, किरण, रेखाखंड, कोण और कोण की माप क्या हो सकती है, तो इसके बारे में आपको फाइनली जानने की जरूरत है। ठीक है, आगे अगर हम इसी के क्रम में कहें तो ध्यान दीजिएगा, एक एक चीजों को आप बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करिएगा भैया, है ना। अभी ये सिलेबस है, अगर सिलेबस नहीं समझेंगे तब भी कोई बड़ी चीज नहीं है ना। लेकिन आपको जब इसके द्वारा कंटेंट बताया जाएगा तो वो समझने की जरूरत आपको पड़ेगी। ठीक है, आगे पड़ेगा कोण वाला, ये तो हो गया। अच्छा यहाँ देखिएगा कोण के बारे में, कोण पटरी प्रकार की सहायता से कोण खींचना है। ठीक है, ये तो आप खींच ले जाएंगे, ये कोई बड़ी चीज नहीं। पटरी प्रकार की सहायता से कैसे आप कोण खींचेंगे, ठीक है, वो आसान तरीके से आएगा। ठीक है, कोण के प्रकार आपके पढ़ने हैं, समकोण, अधिक कोण, ऋज कोण, बृहद कोण, संपूर्ण कोण, स्थिति के आधार पर आसन्न कोण, संलग्न, ये सब चीजें आपको पढ़ने हैं। ठीक है, लास्ट में आप देख सकते हैं त्रिभुज, आयत, वर्ग एवं वृत्त की अवधारणा तथा इनके अंगों की जानकारी। ठीक है, त्रिभुज, त्रिभुज के अंग, भुजा, आधार, शीर्ष, कोण, आधार कोण, त्रिभुज की माध्यिका, त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की बहिष्कोण, त्रिभुजों का वर्गीकरण भुजाओं के आधार पर, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, कोणों के आधार पर, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ज्यामितीय तथ्य, त्रिभुज की विशेषताएं, आयत, वर्ग, वृत्त और वृत्त के केंद्र और वृत्त की त्रिज्या, परिधि और उसका व्यास, वृत्त की जीवाएं और चाप। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पढ़ना यार, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, आगे यहाँ देखिए कुछ छेदक रेखा है, केंद्र रेखा है, उभयनिष्ठ जीवा, वृत्त के प्रगुण, ज्यामिति अथवा ये सब सारी चीजें, और पेरीमीटर्स आपको मींस परिमिति के बारे में पढ़ना है ना। तो इसमें बहुत बड़ी चीज, बहुत दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से अगर आपको दिक्कत है ना, तो मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा लास्ट में कि इस बुक को आप जरूर परचेस कर लीजिएगा, ऊपर कॉन्टेक्ट नंबर दिया जा रहा है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, है ना। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है, किसी भी प्रकार की समस्या है, तो आपके बीच में मैंने कांटेक्ट नंबर, तो अच्छा यहाँ नहीं है, ठीक है, मैंने कांटेक्ट नंबर आपको दे रखा है, उस दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क जरूर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।